हेलो डियर एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का सेशन नंबर 6 है अपने पीवाईक्यू डिस्कशन पे। हम लोग यहाँ पूरा पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन क्वेश्चन को कर रहे हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अपने लॉजिकल थिंकिंग से, यानी कि आप एलिमिनेशन टेक्निक कहिए या कुछ भी कहिए, उस टेक्निक से हम क्या करें उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सके, बस थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग और गेस वर्क करके। ठीक है, जैसा आप सबको पता है कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंस के लिए मैं कहूँगा सभी जुड़िए। जीएस में जो आपका चारों जीएस पेपर है उसमें हमारा टारगेट यही है कि हम आपको 450 नंबर के आसपास तक लेके जाएं, जैसा टॉपर्स करते हैं। सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली हम वो करेंगे। और ये जो लाइन लिखी है ना, वो पागलपन जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए चाहिए, वो हर एक चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कुछ का कमेंट ये आता है कि सर आप जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें टाइमिंग बहुत कम ले रहे हैं, थोड़ा और क्वेश्चन कराइए। विश्वास करो, एक ही दिन सब कुछ कर लोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको डेली टू डेली अप्लाई करना पड़ता है। तो जो सिखा रहा हूँ उसको सीखने फोकस कीजिए, अप्लाई कीजिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, जैसा कि 23 का मैंने करा दिया है, 22 का भी करा दिया है, 21 का आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठना है और जो बताऊंगा उसको नोट डाउन करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। लिखा है, विद द रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन कॉज इंक्रीज और डिक्रीज विद द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, विश्वास करो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगाते और थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करते तो ये क्वेश्चन सही हो सकता था। देखो क्या लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब क्या लिखा है, मांग प्रेरित मतलब जब आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ेगी। जब जब मांग ज्यादा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और होता भी है। भाई आपकी दुकान में मान लेते हैं आप सब्जी बेचते हो, और पता चला कि आपके पास टमाटर धीरे धीरे कम हो रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है, तो रेट बढ़ा दोगे ना। बस वही है, वही पूछ रहा है, ऐसा कब हो सकता है। ठीक है, अब ये 5 ऑप्शन है यहाँ पे। पहला क्या लिखा है, एक्सपेंसरी पॉलिसी, यानी कि विस्तारवादी नीतियां। तो जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल सा ऐसे सोचो, एक्सपेंशनरीज मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंशन कर रही है, चीजों को बढ़ा रही है। जब चीजें बढ़ेगी तो डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी तो मुद्रास्फीति होगी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। आगे लिखा है फिजिकल स्टिमुलस, यानी कि राजकोषीय प्रोत्साहन। अब तुम्हारे घर पे सरकार ने क्या किया, 2,000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए। जैसे किसान सम्मान निधि सबको मिलती है, तो वो 2,000 रुपए से किसान क्या कर रहा है, तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ डिमांड कर रहा है, उस पैसे को निकाल के कुछ खर्चा कर रहा है। तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी ना। सिंपल सी बात है, डिमांड बढ़ेगी भाई, सोचने वाली क्या बात है। तो 1 और 2 कहाँ कहाँ है, 1 और 2 यहाँ नहीं है, तो इसको काट देते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा है इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस। ओके, मुद्रास्फीति मजदूरी का सूचकांक। ठीक है, इसके बारे में अगर ना पता हो तो कोई बात नहीं, अब भाई 5 में हो सकता है कि आज ना पता हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उच्च क्रय शक्ति, हायर परचेजिंग पावर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे जेब में ठूस के पैसा भरा है और परचेजिंग पावर तुम्हारी अच्छी होती जा रही है, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा करोगे, और डिमांड ज्यादा करोगे तो सीधी सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे लिखा है राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब मैं यही समझाने वाला था, क्या लिखा है, ब्याज दरें बढ़ाना। अच्छा ये बताओ, ब्याज दरें कौन बढ़ाएगा, बैंक। कौन बढ़ाएगा, सरकार। अब मान लेते हैं कि आप बैंक से लोन लेने गए और ब्याज दर बढ़ गई है, क्या लोन लोगे क्या, भाई महंगा पड़ेगा ना। तो हो सकता है 10 में से 2 ही लोग लोन लोन लें और 8 लोग मना कर दें कि भाई लोन नहीं चाहिए, बहुत महंगा है। तो इससे उनके पास पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो क्या वो डिमांड कर पाएंगे, डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी ब्याज दरें जब बढ़ती हैं तो नहीं होता। अब अगर आप इतना सोचते हो, इतने स्मार्ट हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते इतनी आदत तो पड़नी चाहिए आपकी कि आप इतना सोच पाइए, है ना। अब यहाँ पे लिखा है ब्याज दरें बढ़ना, तो जहां ब्याज दर बढ़ेगी सीधी सी बात है जेब खाली रहेगी, पैसा नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। हो सकता है ईएमआई पे इंटरेस्ट बढ़ जाए मेरा, तो क्या होगा, मुझे ज्यादा, और मेरे पास से जब पैसा जाएगा तो मैं डिमांड नहीं करूंगा। तो यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। पांचवा, जो 5 है वो काट दो, तो 3 ऑप्शन तो वैसे कट गए। ऑप्शन 1, 2, 4 इज करेक्ट, है कि नहीं। सिंपली थिंक, लॉजिकली थिंकिंग करना है। ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना इन्फ्लेशन डिक्रीज इंक्रीज वाले, या जो इंटरनेशनल मार्केट का ट्रेड वाला होता है जिसमें ट्रेड बढ़े घटेगा, मनी पे क्या इफेक्ट आएगा जाएगा, ऐसे ही लॉजिकल थिंकिंग सोचना,
बहुत आराम से होगा और इकोनॉमी में हर बार ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या लिखा है? व्हाई दिस इज कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। ठीक है, व्हाई इज देयर अ कंसर्न, मतलब तांबा गलाने वाले जो संयंत्र है उनको लेके क्या चिंता है। पहला, दे मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ये पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ सकते हैं। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, में, ठीक, छोड़ सकते हैं। अब यही समझो क्या लिखा है, लीथल क्वांटिटी। अच्छा ये बताओ, घातक मात्रा में अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ रहे हैं तो सरकार इनको आजादी दे देगी कि नहीं, तुम करो। खुद सोचो ना, घातक मात्रा, देखो शब्द देखिए कितने खतरनाक हैं, इन शब्दों को पकड़ना है आपको। ऐसे वर्ड, लीथल क्वांटिटी, लीथल मतलब होता है घातक, जबरदस्त तरीके से। तो ऐसी चीजों से बचना है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी जानबूझ के डालता है जिससे आप उस चीज को पकड़ पाइए। तो ये गलत है, सिंपल सी बात है, गलत है। ठीक है, गलत है। आगे, द कॉपर स्लैग कैन, अब कैन लिखा है तो चांसेस किसके होंगे बेटा, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू इन्वायरमेंट, यानी कि तांबे का स्लैग कुछ भारी धातुओं के पर्यावरण में रिसाव का कारण बन सकता है। तो बिल्कुल पर्यावरण में रिसाव हो सकता है कुछ भारी धातुओं का। ये बात तो समझ में आ रही है, हाँ यार ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तांबा को क्या करेंगे, उच्च स्तर पे पिघलाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ तो भारी धातु निकल सकती है। आगे, इट दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट। मे और कैन लगभग सिमिलर होते हैं, तो ध्यान रखना ये प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। अब बिल्कुल तांबे में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती ही है, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन क्या है हमारे, सही है। अब वैसे भी अगर आप पहला काट दीजिए तो सिंपल सी बात है, आप 2 एंड 3 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये होती थी टेक्निक्स जो इस 2023 में कहते थे ना कि सब लोग यूपीएससी ने इसको छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है यूपीएससी ने, बस ऑप्शन को चेंज कर दिया है। आपको तो एलिमिनेशन यहाँ से लगाना है ना, यहाँ से आपको सही और गलत छांटना है। यहाँ से जो मैं शब्द बता रहा हूँ, अगर उन शब्दों का आपने सही से यूज किया, जैसे कुछ लिखा है ना, सकता लिखा है, इन शब्द को कैन लिखा है, मे लिखा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। लेकिन अगर मे के साथ कुछ खतरनाक लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। अब ये लिखो, नोट डाउन करो कि ओनली के साथ, कैन के साथ या मे के साथ अगर कुछ ऐसा लिखा है जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो वो गलत होगा, भले ही मे और कैन क्यों ना लिखा हो। ठीक है, ये आपका आज की लर्निंग रही, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 3 क्वेश्चन क्या लिखा है, in a pressure cooker the temperature at which the food is cooked depend mainly upon which of the following। प्रेशर कुकर में जब खाने को पकाया जाता है, जिस तापमान पे पकाया जाता है वह मुख्यतः निम्नलिखित चीजों पे ध्यान मतलब निर्भर रखता है। तो पहला क्या है, ढक्कन के छेद का क्षेत्रफल। ढक्कन का छेद, जैसे अगर आप ये ढक्कन है बेटा, तो यहाँ पे सीटी लगती है ना सीटी। अब सीटी का अगर होल बड़ा कर दें तो टेम्परेचर प्रॉब्लम करेगा ना, और खाना पकने में समय लगेगा, तो सीधी सी बात है ये तो होगा ही होगा। आगे, लौ का तापमान, बिल्कुल जितनी तेज आग लगेगी उतनी तेज खाना हमारा पकेगा, उतनी तेजी से होगा, क्योंकि लौ तो होगा ही होगा। और आगे, ढक्कन का वजन, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, एक बड़ा सा भगोना, ऐसे सोच लिया करो ना, जैसे जैसे बड़ा सा भगोना, उसके ऊपर अगर हम बहुत हल्का सा क्या रखें, कोई चीज रखें, जैसे बहुत भारी ढक्कन ना रखें, हल्का सा रखें, तो वो उड़ जाएगा, संभाल ही नहीं पाएगा टेम्परेचर। तो उसी तरह जितना वेट भारी होगा उतना बेहतर है। आप देखिए, कभी आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, तो क्या करते हैं वो लोग, ढक्कन के बगल बगल में आटे से चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि ढक्कन उड़ने ना पाए, वो उसको भार हो जाए, वो चिपका रहे। और चिपका रहेगा तो अंदर से हवा नहीं निकल पाएगी, वो गर्म टेम्परेचर बना रहेगा और खाना जल्दी पक जाएगा। ठीक, और स्वाद भी बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो चीजें उड़ने नहीं पाएंगी हवा में। तो भाई तीनों बातें तो सही लग रही हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है, और सोचना है आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें हो रही हैं उसके बारे में सोचिए। सोचोगे तो आंसर होगा। अब कौन जा रहा है कुकर के ढक्कन को पढ़ने यूपीएससी में, लेकिन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, बिकॉज ऑफ योर लॉजिकल थिंकिंग इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में भाई? भारत के। देयर इज ओनली,
देखो आ गया ना, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। भारत में केवल एक नागरिकता और एक अधिवास है। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे पॉलिटी के बारे में तो सबको पता है कि हमारी इंडियन नेशनलशिप एक ही है और हम पूरे स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं और निवास प्रमाण पत्र भी हमारा एक ही बनता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अब यहाँ पे ओनली लगा है, ठीक है, और ओनली वाले स्टेटमेंट क्या होते हैं, ज्यादातर गलत होते हैं, ऐसा भी बताया गया है। लेकिन मैंने क्या बोला, उसके साथ आपको पकड़ना है, यहीं पे दो बातें हैं। अब देखो नीचे क्या लिखा है, अ सिटीजन बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। कोई भी नागरिक केवल जन्म से अगर भारत में है तभी वो नागरिक का, भारत का राज्य का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो यही कह रहा है क्या, ओनली, अब यहाँ पे समझिए कोई भी नागरिक जो केवल जन्म से ही है भारत में वही बन सकता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो है मामला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, अभी तक नहीं पता, मान लेते हैं ये हमें नहीं पता है, छोड़ दो, आगे पढ़िए। अ फॉरनर वंस ग्रांटेड citizenship cannot be deprived under deprived of it under any circumstances। किसी विदेशी को एक बार नागरिकता मिल जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जाएगा। अब बताओ विदेशी है ना, ध्यान से सुनो, विदेशी है, क्या मिल गई, नागरिकता, एक बार उसको नागरिकता मिल गई। अगर पता चला वो आतंकवादी निकला या भारत की गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको वंचित नहीं करोगे क्या, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। घर में तुम्हारे अगर तुमने किसी को किराए पे रूम दे दिया है और तुमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं घर पे रहो हमारे, ठीक है, तुम्हें वही सुविधाएं मिलेंगी जो हमें मिल रही हैं। अब लेकिन अगर वो गलत एक्टिविटी करेगा तो निकाल दोगे ना, सिंपल सी बात है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। अब देखो ना कितना खतरनाक शब्द यूपीएससी कहता है, ठीक है, कैन नॉट बी डिप्राइव्ड एनी सर्कमस्टेंसेस। तो सीधी सी बात है, ये तो गलत लग रहा है ना, लग ही गलत रहा है, पढ़ने से ही गलत लग रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, जब 100 क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं ना तो इन सब चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, उस समय दिमाग ही नहीं चलता, चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। अब 3 जहां काटेंगे तो बचा क्या, केवल 1 केवल 2, यानी कि इसमें से एक ही बात सही है। और पहली बात तो हमने कहा बिल्कुल सही है, तो मैं पहले के साथ जाऊंगा। तो यानी कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है वो जन्मजात नहीं होता। अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप भी हेड ऑफ स्टेट बन सकते हैं, बस जन्मजात होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया, यहाँ पे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है जो मैं सिखा रहा हूँ बेटा उसको अच्छे से सीखिए। ये 7वां वीडियो है, इसके पहले जितने 6 वीडियो मैंने लाए हैं उसको एक एक करके सीखिए, बहुत हेल्प मिलेगी, विश्वास कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या लिखा है, शहर का अधिकार, राइट टू द सिटी। अगर आप किसी शहर में हैं, इट इज अग्रीड ह्यूमन राइट and the UN habitat monitors and commitments made by each country in this regard। शहर का अधिकार सर्वसम्मत मानवाधिकार है और यूएन हैबिटेट इस संबंध में प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता है। ठीक है, यानी कि शहर में आप हैं तो कुछ अधिकार हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने वहां पे बात हुई है और सभी लोगों ने उस पर साइन किया है। ये बात ये कह रहे हैं कि इस संबंध में प्रत्येक देश जो है वो बोला है कि हम हमारे जो नागरिक रहेंगे उनको हम कुछ अधिकार देंगे। जैसे आप किसी स्टेट में हैं और आप किसी शहर में हैं तो वहाँ के कुछ अधिकार आपको मिले होंगे, है ना, तो वही बात है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा, आगे। राइट टू द सिटी गिव एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। शहर के अधिकार में शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक भागीदारी में पुनः प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब जैसे रामलीला मैदान है मान लेते हैं, तब वहां पे रावण जल रहा है, अब ये सार्वजनिक हो गया ना, सार्वजनिक भागीदारी है, तो आप जा सकते हो। यही बात कह रहा है कि आप वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, तो शहर के अधिकार में ये तो आना चाहिए। तो दूसरा तो मुझे लग रहा है सही है, जब दूसरा सही है ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं। राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटी टू अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन द सिटी। यानी कि शहर का अधिकार का अर्थ है राज्य शहर में अनधिकृत जो कॉलोनियां हैं को किसी भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा से इनकार नहीं कर सकती हैं। सार्वजनिक सेवा या सुविधा से, आपके शहर में कुछ ऐसी कॉलोनीज होंगी या
जो शहर है आपका उसके बाहर कुछ ऐसी कॉलोनीज बनी होंगी जहाँ पे क्या है भाई, सीधी सी बात है, वो कॉलोनी अभी नगर पालिका में नहीं आती। तो क्या वहां नगर पालिका जाके आपके यहाँ नल लगा रही है? सोचो ध्यान से, क्या बिजली का खंभा वहां पे शहर वाला मिल रहा है, या ऐसी जगह जहाँ पे क्या वहाँ पानी या सड़कें आपको मिल पा रही हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑथराइज्ड एरिया नहीं है, अभी तक वो नगर पालिका में नहीं आ रहा है, तो उसको शहर का अधिकार कैसे मान लिया जाएगा? लॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि आप आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा, है ना? कि ऑथराइज्ड चीजें हैं, जो अनऑथराइज्ड मामला है वहां पे सरकार कैसे अपनी सार्वजनिक सेवा दे सकती है? नहीं दे सकती है। और वो लिखा है कि उस इनकार नहीं कर सकती है, कर भी सकती है, नहीं कर सकती, वो सरकार के ऊपर है, इनकार तो बिल्कुल कर सकती है। तो भाई तीसरा ऑप्शन तो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। तो जब तीसरा गलत लग रहा है तो बचा क्या? 1 और 2, यानी कि ये दोनों बातें एकदम सही है, यूएन में ऐसा हुआ है, और दूसरी बात, लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है ये आज के 5 क्वेश्चन आपको बुद्धि खोलने में मदद किए होंगे, और कैसे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन, इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज कीजिए, ध्यान रखना बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, और इसी के बाद अभी एक वीडियो और आएगा जिसमें मैंने कुछ बुकलेट्स की बात की है। किसकी बात की है बेटा? बुकलेट्स की, बुकलेट की। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा कंटेंट आपको आपकी जिंदगी बहुत आसान कर सकता है, और यूपीएससी में आपकी कह सकते हो ना, लड़ाई को आधी कर सकता है। आधी लड़ाई तो आप बुकलेट से, यानी कि एक अच्छे कंटेंट से जीत सकते हैं। तो वो कंटेंट मैं आपके लिए लाया हूँ, ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप सभी के लिए, जब चाहे आप ज्वाइन कीजिए, बहुत जबरदस्त प्लान है। ठीक है, हमसे बात कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब चीजें दे रखी हैं। एक बात और बताना है कि 1 जून से 1 जून से हम आपको 10 जीएस के टेस्ट देने वाले हैं, और 4 सीसैट के टेस्ट देने वाले हैं ऐप पर। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए, क्योंकि एग्जाम से पहले ये 10 टेस्ट लगा ले गए ना, और 4 सीसैट के भी लगा ले गए, विश्वास करो बहुत हेल्प मिलेगी अपने आप को जानने में, पहचानने में, और कैसे किया जा सकता है इसको समझने में। तो ऐप अभी डाउनलोड कीजिए, और ये टेस्ट 1 जून को मिलेगा, आपको ध्यान रखना, 1 जून को। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।